अनाउंस किया था। शारदा जी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली चैप्टर ऑफ ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी भी है। शादी जी बैठे। तो साथियों, अनीता मैम ने और नंदिता मैम ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी और बहुत सारा एफर्ट हम लोग लगातार NEP 2020 के अगेंस्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, 2016 में जब सुब्रमण्यम कमेटी ने ये ड्राफ्ट बनाया था, हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी तो कंटिन्यूसली इसका स्टडी करके और एक एक पॉइंट को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए लगातार JFME और हमारे सारे घटक, JFME के जितने घटक हैं, हम सब लोग पब्लिक डोमेन में ला रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि वी ऑल आर फेल बिकॉज हमारी नाक के नीचे दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, हम लड़ रहे हैं पूरे देश की शिक्षा के लिए, लेकिन हमारी नाक के नीचे जो हो रहा था उसको हम नहीं देख पाए क्योंकि हम उस मीडिया के और दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए हुए धुएं में अंधे हो गए। शायद हमें दिखाई नहीं दिया कि जब पहली बार 2019 में रियल में ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे ये कहते हैं, 2019 में जब वो इन्होंने जारी किया था और उसके जो प्रावधान इन्होंने मर्जर एंड क्लोजर के सबसे पहले ग्रैब कर लिए इन सारी सरकारों ने, केंद्र सरकार के साथ साथ, और दिल्ली सरकार जो पूरे विश्व में ढिंडोरा पीट रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके आर्टिकल छप रहे हैं और किसी भी बात के लिए सवाल करो तो कहा जाता है आ जाइए हमारे स्कूल देख लीजिए आप, हम तो स्कूल क्लिनिक खोल देंगे, और वो सब देखकर हम चुप बैठ गए थे। लेकिन हमारी आंख सब खुली जब हमने सड़क पर बैठे बच्चों के प्रदर्शन देखे, नेताजी नगर के वीडियो जैसा मैम ने अभी बताया, और इसी तरह शक्ति नगर स्कूल नंबर 1 को मर्ज कर दिया, जहाँ पहले से ही 2500 बच्चे थे, 2000 बच्चे और उसमें ऐड करके बॉयज एंड गर्ल्स का कंबाइन कर दिया, जहाँ रोज FIR दर्ज हो रही है डिसिप्लिन के नाम पे। लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजियां हो रही है कि उनको, लड़कियों को घर पे बिठाना पड़ा है माँ बाप को। तो ये शक्ति नगर के स्कूल को ले लो, चाहे आप सिविल लाइन्स ये शहीद बाल मुकुंद स्कूल के साथ मर्ज किया है, शहीद अमीरगंज स्कूल जो कि शहादत के उनके नाम पर उस दौरान खोले गए थे। इसी तरह से आप देखेंगे नेताजी नगर में 20 कमरे नए बने हुए, लेकिन वो बोल रहे हैं उनको वो किसी हॉस्टल के लिए बने जो NGO के, जैसे मैम ने अभी बताया कि किसी NGO को हैंड ओवर करेंगे। इसी तरह से गांव देहात के स्कूल, क्योंकि पहले तो दिल्ली जो अर्बन एरिया में बहुत कम था और उस दौरान लोगों ने अपने विलेज कम्युनिटी ने बहुत सारी लैंड और बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा, आप कॉलेजेस के भी नाम देखिए, जैसे रामदास कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये सारे वो दानी लोग थे जो लैंड कम्युनिटी का था और उसमें पैसा सब लोगों ने लगाकर वहां पर उस दौरान जो पुनर्जागरण काल के दौरान और आजादी आंदोलन के दौरान जो स्ट्रगल हुआ एजुकेशन को लेकर, क्योंकि अंग्रेज केवल क्लर्क बनाने की शिक्षा दे रहे थे, और नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर का भी आपने सुना होगा कि भगत सिंह उसी का प्रोडक्ट थे। इसी तरह से देश में अलग अलग जगहों पर, खास करके दिल्ली में, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा था, कुछ सालों तक आजादी के बाद भी वो कायम रहा। लेकिन जो हाल अब हुआ है इसकी तो कल्पना हमने कभी करी नहीं थी। अभी मैं विलेज कम्युनिटी के जो परेशानी है उसकी मैं बात करूं, क्योंकि मैंने खुद जाकर विलेज कम्युनिटी में जाकर उन लोगों से पूछा है कि भाई तुम 28 अगस्त के धरने पर क्यों बैठे हो, भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हो। नानकदेवी गांव के लोग, महिलाएं और पुरुष लगातार संघर्ष कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 13 एकड़ जमीन उनकी, जिस पर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हॉस्टल बनाएंगे और वहां पढ़ने वाले बच्चों को स्ट्रीट पर ला देंगे। वहां पढ़ने वाले बच्चों को किसी 5 किलोमीटर दूर के एक स्कूल में दाखिल कराने की बात कर रहे हैं। कांगनहेड़ी दूसरा गांव है जो 5-6 किलोमीटर दूर है, उसमें कह रहे हैं कि हम मर्ज कर देंगे। तो उन लोगों का यही कंसर्न है कि हमारे स्कूल में तो चलो 300 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव देहात में आजकल ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिन्होंने कौड़ियों की मोल जमीनें खरीदकर और टैक्स पेयर के पैसे से वहाँ माँ बाप का पैसा लगाकर वो डेवलपमेंट के नाम पर अपने बना लिए, तो गांव देहात और दूसरे जगहों पर लोगों ने सरकारी स्कूलों में ना
वहां भेजकर वहां भेजना शुरू कर दिया, जो बदहाली सरकारी स्कूलों की इन्होंने जानबूझ के बनाई। तो जो उस समय के स्कूलों की जमीनें थी, उन जमीनों पर अब इनकी नजर पड़ी है, गिद्ध दृष्टि पड़ी है, ताकि उन स्कूलों को ये एनजीओ को सौंप दें और वहां पर स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अगर हॉस्टल बनाना है, कहीं और जमीन खरीदे, वहां पर व्यवस्थाएं न सुधार के, टीचर्स के अपॉइंटमेंट ना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करके जर्जर हालत में हुए पड़े हैं वो स्कूल। अब ये उसको एनजीओ या दूसरे किसी प्राइवेट प्लेयर्स को देके वहां पर मुनाफा कमाएंगे। इसी तरह से झड़ौता गांव, जो मेरे मामा जी का गांव है, और वहां पर गर्ल्स स्कूल में कुछ दिन में गई भी हूँ, पढ़ाई भी करी है मैंने। इतने बढ़िया स्कूल उस समय होते थे कि नाम था स्कूलों का। आज इन्होंने उन स्कूलों को मर्ज करके बॉयज को बॉयज स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई और उस नई बिल्डिंग को इन्होंने हैंडओवर कर दिया। कर्नल है कोई, उनका नाम मुझे भूल गया, उन कर्नल ने ये धोखा दिया कि यहाँ पर मिलिट्री स्कूल बनेगा, और विलेज कम्युनिटी के लोग इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा ठीक है मिलिट्री स्कूल बनेगा, हमारे सारे बच्चे मिलिट्री स्कूल के उसमें दाखिल हो जाएंगे और हमारे बच्चे अफसर बन के निकलेंगे, उनको ये कहा गया। लेकिन उन बच्चों को वहां से निकालकर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शुरू कर दिया कि तुम ऑनलाइन पढ़ो। 1st to 8 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और 9 to 12 बच्चों की वहां 3 की शेड में, ऐसी तीनों में क्लासेस हो रही हैं और ये प्रोसेस बड़े दिन से चल रहा है। हमें इसी बात पे दुख है और शर्म भी आ रही है कि हम लोग क्या कर रहे थे शहरों में बैठे जब ये घटनाएं हो रही थी। ईसेपुर का स्कूल, ईसेपुर भी वही कान्हा नदी के पास में गाँव है, ईसेपुर के स्कूल के तो सारे बच्चे गायब कर दिए और वहाँ पर कोई एनजीओ को देकर वहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन या पता नहीं कौन से चिल्ड्रन के लिए इन्होंने स्कूल खोल दिए। मतलब स्कूल क्या है वहाँ पर बेच दिया शायद। तो इस तरह से कोई एरिया ये छोड़ नहीं रहे। और इसी तरह से एमसीडी के स्कूलों के मर्जर का प्रोसेस 125 की जो पक्की लिस्ट मेरे पास आई, वो 125 स्कूलों को मर्ज करने के टाइम जब ये केजरीवाल सरकार शोर मचा रही थी कि एमसीडी वाले स्कूल मर्ज कर रहे हैं, इसी का जवाब देते हुए साउथ एमसीडी के कमिश्नर ने कहा कि ओबेराय जी हैं कोई, उन्होंने कहा कि जो काम हम कर रहे थे तब तो तुम हमें ये कर रहे थे कि क्रिटिसाइज कर रहे थे, और अब तुमने 92 स्कूलों को मर्ज करने का प्लान बिल्कुल प्लानिंग या डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हैंडओवर कर दिया और 92 स्कूल उन्होंने प्लान कर लिए थे। और जनवरी 2022 में 13 स्कूल पहले झटके में इन्होंने वो मर्ज कर दिए। उसके बाद सेकंड जो इन्होंने किया चौथे महीने में, अप्रैल के महीने में 32 स्कूलों की पुख्ता लिस्ट वो हमारे पास आई, किसी को पहले से ही मर्ज हो चुके, आप कहाँ थे। जबकि ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी का नेशनल लेवल का और AIFRT का नेशनल लेवल के यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए और हम इस चीज को देख ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल चौथे महीने में ये तो हो चुके और अब लगातार कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ये कोई ना कोई स्कूल के मर्जर का ऑर्डर ना निकालते हो। तो कुल मिलाकर 100 के करीब स्कूल दिल्ली सरकार ने मर्ज कर दिए और 125 इसने कर दिए, एमसीडी ने कर दिए। और दावा क्या कर रहे हैं, देश की जो आर्थिक हालत है दयनीय और एक तरह से पूरे विश्व में शर्मनाक, उस हालत के चलते दिल्ली के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे रोटी को तरस गए हैं। उन बच्चों के जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में दाखिले थे उन्होंने वहां से निकाल के कि चलो सरकारी स्कूल में रोटी तो मिलेगी, मिड डे मील तो मिलेगा, इन्होंने बेचारों ने अपनी मजबूरी में उन्हें वहां दाखिल कराया। और इसका सेहरा दोनों में कंपटीशन चल रहा है। कह रहे हैं एमसीडी वाले कह रहे हैं देखिए हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड कितना बढ़ गया, हमारे यहाँ 1.5 लाख बच्चे नहीं आ गए। इधर केजरीवाल कह रहे हैं 2,40,000 बच्चों ने इस बार हमारे 2022-23 के सेशन में अप्लाई किया। 2022-23 में 2,40,000 बच्चों ने अप्लाई तो किया, लेकिन एडमिशन केवल 1 लाख और 60,000 बच्चों को दिए। तो वो बाकी के बच्चे कहाँ गए उसकी कोई जानकारी नहीं है। वो बच्चे सड़क पर छोड़ दिए। वो अगर मान लो माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो वो बच्चे मतलब निरक्षर रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, या फिर वो बेचारी लड़कियां होंगी या वो दलित या इस कम्युनिटी के बच्चे होंगे कि जो रेडी पटरी वाले या डेली वेजेस के मजदूर है। तो ये इस लोगों की पॉलिसी है। दूसरी तरफ दावा ये मतलब हद की बात तो ये है
कि कोई आदमी चोरी भी करे और सीना तान के कहे कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरे पास तो बहुत आमदनी है, मैं तो बहुत ही महान हूं, ये हम सुनते रहे। और मैं तो मीडिया के भाइयों को भी कहूंगी कि हमारा मीडिया भी, जहां वो हिंदू मुसलमान या दलित और स्वर्ण के झगड़ों की पूरे दिन रात कहानियां चलाते हैं, बड़े बड़े बहस ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या कभी वो शिक्षा पर कोई भी ऐसी बहस उठाए थे जिसने हमारी नंदिता मैम जैसे या अनिता रामपाल जैसे या हमने से किसी को बुलाते कि जी शिक्षा का क्या हाल है दिल्ली में, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं, और या वो खोज के निकालते और कहते कि जी आप लोग किस आंदोलन की बात कर रहे हैं, शिक्षा का तो ये हाल है। कुछ नहीं किया। ये जो सिविल लाइन के स्कूल के बच्चों के स्कूल में मैं खुद गई और मैंने देखा कि कॉरिडोर में ऐसे सट के बच्चे एक दूसरे को कोहनी और एक दूसरे को धक्का मुक्की, क्योंकि उस दिन प्रिंसिपल नहीं थे तो मैं अंदर घुस गई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये है कि भाई मैं एक अथॉरिटी के नाते मैं घुस जाती हूँ। तो वहां पर मैंने देखा कि एक क्लास में 90 बच्चे बैठे हुए और वो लड़के इकट्ठे हैं। एक होता है कि लड़कियां हैं तो वो थोड़ा सा अपने आपस में एडजस्ट हो जाती हैं, वो ग्रोन अप बच्चे 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे एक दूसरे से खस के बैठे भी हुए थे और एक दूसरे को टीज भी कर रहे थे और कमरों में बुरा हाल था। तो ये जो स्थिति दिल्ली सरकार ने बना दी है, एक बच्ची जो मेरी बेट की थी उसके 78% मार्क्स आए। मार्क्स तो जैसे आते हैं ये सब लोग जानते होंगे कि आरटी एक्ट के लागू होने के बाद इन्होंने बहुत बड़ा एक रास्ता बना लिया कि जी पढ़े ना पढ़े 12वीं पास, और वो 10th में उसके 78% आए। और जब वो 11th में एडमिशन के लिए मुझे बोली कि मुझे साइंस पढ़नी है, मैं उसे लेके हमारे खुद के अस्पताल के स्कूल में गई। प्रिंसिपल हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली मैम मैं आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन आप बताइए 90 बच्चे इस क्लास में पहले से बैठे हैं, आप बिठा दो, कहाँ बिठाना चाहते हैं इस लड़की को, तो मैं एडमिशन दे दूंगी। तो बताइए 3 क्लास के बच्चे, साइंस के बच्चे जो 30 बच्चे क्लास में होने चाहिए, वो एक क्लास में ठूस के भरे हुए और उसके बावजूद भी दावे, मतलब हद है। 4,500 बच्चे उसने बताए प्रिंसिपल ने, बोली मैडम 4,500 बच्चे हैं और गर्मी के मारे उमस के मारे बच्चों कई बार बेहोश भी हो जाते हैं। मैंने बोला आप बोलते क्यों नहीं? बोले हम क्या बोले, हम तो रोटी के लिए नौकरी कर रहे हैं, आप लोग बोलिए ना, आप तो आंदोलनकारी बनते हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? हम पर जो मुसीबत है उसको आप क्यों नहीं लोगों के बीच में लेकर जाते हैं? तो इस तरह से ये हर एरिया की कहानी है। और आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस जो वो एडवोकेट साहब बनाते हैं, क्या नाम है उनका, अशोक अग्रवाल साहब, उनके देखे होंगे कि जमुना पार्क के स्कूलों में तो नई कहानी चल रही है, वो 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की शिफ्ट बना के स्कूल चला रहे हैं। बताइए, अरे तुम्हारे करोड़ों रुपए, 800-850 करोड़ रुपया चेहरा चमकाने पे दीवारों पे, मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो के अंदर, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशनों पे चेहरे चिपकाने में 850 करोड़ रुपया केजरीवाल लगा रहे हैं अपनी वाहवाही फैलाने के लिए, और इनसे स्कूल नहीं बनते, ऐसे बच्चों को बैठने की सुविधाएं नहीं बनती। ये मैच करके टीचर्स की कमी जो 22,000 के करीब, 22 से ज्यादा ही है, बल्कि 22,000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े, जहाँ पे या तो एनजीओ के टीचर्स पढ़ाने के लिए रिक्रूट कर दिए जाते हैं या वो जो डेली वेजेस की तरह जो गेस्ट टीचर्स बना के पढ़ाने के लिए लगा दिए जाते हैं, वो सब नहीं करेंगे, लेकिन दावे करेंगे कलर खड़े करके, सीना तान के, अरे विश्व स्तर की शिक्षा दिल्ली मॉडल। उस दिल्ली मॉडल का रूप देखिए। अभी इन्होंने वर्चुअल स्कूल शुरू किया है, आप सभी जानते होंगे, मीडिया में बहुत उसका शोर मचा कि दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। पर्पज जानते हैं क्या था? 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल से बाहर खदेड़ के, टीचर्स की कमी भी पूरी और इनकी अपनी भी सारी कहानियां पूरी, और बच्चे जो है जो बर्बाद हुए थे 2 साल कोरोना के बीच में, कोरोना पीरियड में, और खुद विश्व स्तर के आंकड़ों ने बताया कि केवल 8% बच्चे ही ठीक से पढ़ पाए हैं। 8% बच्चे अप टू द मार्क हो पाए, अदरवाइज बाकी सारे बच्चे खाना पूर्ति करके, और जो विलेज रूरल एरिया के बच्चे थे, अभी जैसे मैम कह रही थी कि जो ट्राइबल एरिया के बच्चे थे और जो हमारी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, उनके तो हालात मत पूछिए। मेरे पास पार्क में पढ़ने के लिए 25-30 बच्चे बस्ती के आते थे, उन बच्चों को 12th तक रीडिंग नहीं आ रही थी, 9th से 12वीं तक के बच्चों को हिंदी नहीं पढ़नी आ रही थी। मैं सर पीट लेती थी, बेटा तुम्हें मैं क्या बताऊं, क्या पढ़ाऊं।
फिर मैंने कुछ और लोगों की मदद लेके उनको हिंदी पढ़ने के लिए लगाया। उनको कहा इंग्लिश और हिंदी कम से कम रीडिंग सीख लीजिए। और वो कहते हैं नहीं मैडम हमें पास होना है, बस हम पास हो जाएं, आप हमें उतना करवा दीजिए हम पास हो जाएं। भैया मैं नहीं करवा सकती, जिसके आंख नहीं है उसको मैं ग्रंथ पढ़ने के लिए कैसे दे दूं? तुम्हारे पास तो आंख ही नहीं है, तुम तो कक्षा नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर वर्चुअल वर्ड पढ़ना पड़ जाए तो नो वन इज एबल टू रीड इट आउट। तो ये हमारा खोखलापन शिक्षा का। हम लोग शिक्षाविदों के ऊपर ये होना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग जो दावे करते, जिस कुर्बानी के परिणाम स्वरूप आज हम महिलाएं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऐसे हजारों मनीषी जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया हम महिलाओं को बाहर निकालने के लिए। आज उन्हीं बेटियों को घरों में वापस भेजा जा रहा है कि तुम या तो हमारी शर्तों में पढ़ोगे, वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ो, या लड़कों के साथ बैठ के बीच के पढ़ो। और वो माँ बाप, कईयों ने तो अपनी बच्चियां घर पे बिठा ली। शक्तिनगर के कई पेरेंट्स अभी आज पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो बच्चियों को घर पे बिठा दिया। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के जिम्मेदार आप और हम लोग हैं। करने वाला तो कर रहा है, गलत करने वाला तो फ्री है, लेकिन हम लोग जो इस समाज के संसाधनों से पढ़े हैं और जिन क्रांतिकारियों ने और जिन पुनर्जागरण काल के मनीषियों ने कहा था कि शिक्षा जो है जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, जनवादी होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए और सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए, उनमें से बताइए कौन सा ये पूरा हो रहा है सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत हम पूरा देख रहे हैं? और अगर हम नहीं देख पा रहे और हम नहीं समझ पा रहे, उसके बाद हम कर क्या रहे हैं? क्या हम सड़कों पे उतरने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि हर एक को रोटी की चिंता है, मुझे भी रोटी की चिंता है, लेकिन ये रोटी तो जानवर भी जुटा लेता है भाई लोग। जो रोटी की चिंता से अगर हम चुप बैठ गए तो फिर वो जो शिक्षा, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का एक साधन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो इस RSS और इनके बहुत बड़ी तरीके से उसको वो करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। तो वो अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, केवल उन्हें रोबोट की तरह नौकर बनाने की ट्रेनिंग देने की NEP में व्यवस्था कर दी गई है कि छठी से उनके हाथ में पेचकस और वो कुल्हाड़ी पकड़ा देंगे और लड़कियों को किचन में भेज देंगे कि तुम जाओ, अच्छी गृहिणी कैसे होती है उसके लिए तुम खाना बनाना सीखो, कपड़े सिलने सीखो, कढ़ाई करने सीखो। वो तो आज से 50 साल पहले हमने नहीं सीखा, वो आज हमारी आधुनिक बेटियों को सिखाने की कोशिश ये सरकारें कर रही है, क्योंकि इनके बस की शिक्षा देनी नहीं है। इन्होंने देशभक्ति करिकुलम के नाम पर क्या ड्रामा रच रखा है। जनकपुरी के स्कूल में मैं ऑब्जर्वर थी, रो रहा था हर एक टीचर आंसुओं से, कहते मैम पढ़ाए क्या, पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। एक तो हर क्लासरूम में कैमरे, जैसे कि हम क्रिमिनल हैं, कि कोई क्राइम करने जा रहे हैं, पढ़ाने नहीं जा रहे, कि हम हंस तो नहीं रहे, हम बोल तो नहीं रहे, हम किसी बच्चे को छू तो नहीं रहे, और उसके ऊपर दावा ये कि शिक्षा विश्व स्तर की हो गई है। बोले कि पढ़ाई के पीरियड काट के हमें नया सिलेबस थमा दिया कि तुम जो अब जो वो पढ़ाओ, देशभक्ति पढ़ाओ। अरे हम तो पक्के देशभक्त आज जो लड़ रहे हैं, हमारी उम्र के सारे लोग जिन्होंने उन क्रांतिकारी वीरों की शहादत का फल लेकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, हम तो मतलब देशद्रोही नहीं बने। अब ये देशभक्ति सिखा रहे हैं या हैप्पीनेस सिखा रहे हैं। जिस बच्चे के पेट में रोटी नहीं है, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, उसे कह रहे हैप्पी हो जाओ, बहुत हैप्पीनेस की जरूरत है तुम्हारे लिए। और विश्व में व्याख्यान कर रहे हैं कि हम हैप्पीनेस का वो चैप्टर लिया है, हैप्पीनेस का सिलेबस, और एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। 2,000 दे के सुना है मैंने बच्चों को, एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योर को पूंजी डूब रही है वो NLCRT क्या है, इनकी जो डूबी हुई कंपनियों को उबारने के लिए हमारे बैंक लुटा दी, वो लुट गए। और ये बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं सिसोदिया, कह रहे बच्चे एंटरप्रेन्योर बनेंगे और जॉब देंगे नहीं, जॉब लेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे। कहाँ से बनेंगे भाई? इस अर्थव्यवस्था जो विश्व की पूंजीपतियों ने लूट ली है, जो 1% के हाथ में हमारे 90% रिसोर्सेज संकेंद्रित हो गए हैं, कंसेंट्रेट हो गए हैं, वहां पर कुछ बचा है किसी को करने के लिए? क्या उनके पास कुछ है कि जो ये एंटरप्रेन्योर बन के लूट लेंगे या कमा लेंगे, रोटी जुगाड़ कर लेंगे? तो ये हालत इस दिल्ली की है। और स्टेट का हाल तो आप देख रहे हैं। 5,000 स्कूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हरियाणा में रोज सड़कों पर लोग बैठे हैं।
और दिल्ली का दर्द लेकर मैं इतनी परेशान हो गई कि वो हरियाणा वाले रोज फोन कर रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि हरियाणा मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा गांव उधर ही है, मेरी ससुराल भी उधर है, तो मैं नहीं जा पा रही, इसका भी मुझे दुख हो रहा है। ये इसमें जो हमारा एनसीआर एरिया है, कम से कम यहाँ पर तो हम लोग देखें, हरियाणा में बदहाली है, यूपी में बदहाली है, एमपी के स्कूल बंद कर दिए, गुजरात में बंद कर दिए, और उसके ऊपर दावे ये है कि विश्व गुरु बनेगा। और उसको देखिए, भारत मतलब उधर तो भारत को बर्बाद किया जा रहा है, इधर दिल्ली को जो विश्व की राजधानी होते हुए और जो इतनी अच्छी शिक्षा का केंद्र होते हुए पूरे देश से लोग आते थे कि दिल्ली में चलो, वहां पर अच्छे कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और दूसरी यूनिवर्सिटियों का जो रुतबा उस समय था, आज भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें बर्बाद करने की साजिश चल रही है। इस विषय में तो मैम ज्यादा अच्छी तरह जानती है, मैम तो लगातार स्ट्रगल में है कि क्या हालात इन्होंने यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के और किस तरह के हायर एजुकेशन का कर दिया, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन कुल मिलाकर इस धोखे की जो पर्दा डला हुआ था उसे हटाने का काम हमें जरूर करना पड़ेगा, और एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि नंदिता मैम या दूसरे लोगों के पास हायर एजुकेशन के लिए तो बच्चे तब जाएंगे ना जब वो यहाँ से निकलेंगे, जब वो यहाँ पर ही इधर उधर भटक जाएंगे, छठी क्लास में ही वो कुम्हार और उसकी ट्रेनिंग ले लेंगे पंचर लगाने की, तो उनको कहाँ मौका मिलेगा कि वो ऊपर जाए, जो कि ये सत्ता में बैठे चाहते ये हैं। तो साथियों, शायद मैं बहुत ज्यादा बोल गई आवेश में, लेकिन ये बहुत बड़ा दर्द लेकर मैं बात कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग इसमें जरूर शिरकत करें, जरूर इसमें कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को, जो ये इन्होंने मर्जर और क्लोजर का पॉइंट उठा लिया है एनईपी 2020 से और 2019 से शुरुआत कर दी थी, उसको एक्सपोर्ट करना है। इनका ये जो गुब्बारा फूला हुआ है पूरे विश्व में कि दिल्ली मॉडल ऑफ शिक्षा, दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, उसको पंचर करना है और जमीन पर लाकर दिखाना है कि आके देखिए ये हो क्या रहा है। तो यही इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।